हेलो दोस्तों। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि मैं कल आपको अपने बारे में और थोड़ा बहुत पॉलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुकी थी कि हमें पॉलिटी में क्यों और क्या पढ़ना है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम हम राजतंत्र से लेकर जो लोकतंत्र का सफ़र हमने तय किया है उसके बारे में हम आज शुरू से लेकर स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, राजतंत्र जिसमें राजा का तंत्र, या आप ये कह सकते हैं कि एक राजा हुआ करता था और उसी के अंडर जो तीन शक्तियाँ होती थी, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। इन तीनों का कार्य राजा किया करते थे। राजा के अंडर ही कानून बनते थे। कानून को किस तरह से करना है वो सब राजा तय करता था, और न्याय देने का कार्य भी राजा का ही हुआ करता था। तो इसमें आपको लगता है कि स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत वो होता है जिसमें ये तीनों शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग व्यक्तियों में निहित हो। तो ये जो स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत है वो एक फ्रांसीसी विचारक हुए हैं, मोंतेस्क्यू, जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में ये बताया कि एक लोकतंत्र में एक स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत होना जरूरी है, और वो स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत लोकतंत्र का सिद्धांत कहलाया। एक लोकतंत्र, राजतंत्र से एक लोकतंत्र तक बनने के लिए इन तीनों शक्तियों को अलग अलग आप ये बोल सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कौन लोग विधायिका में बैठेंगे, कौन कार्यपालिका संभालेंगे और कौन न्यायपालिका में बैठेंगे या फिर न्याय देने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपने राजतंत्र में देखा था, राजतंत्र में राजा के पास ही तीनों शक्तियां होती थी, और लोकतंत्र में ये इन तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, और इसे ही स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत कहा गया। तो राजतंत्र और लोकतंत्र, तो राजतंत्र में राज्य होना जरूरी होता है। राज्य एक ऐसी सीरीज नहीं बोल सकते, राज्य जिसमें हम रहते हैं, या फिर पॉलिटी में जिसे हम देश कह रहे हैं, जैसे हम भारत देश कह रहे हैं, उसे पॉलिटी में राज्य कहा गया है। एक राज्य को के 4 अंग बताए गए हैं। मतलब एक प्रॉपर राज्य होने के लिए 4 अंग होने जरूरी है। उन 4 अंग में हम देखते हैं कि पहला भूभाग आता है। दूसरा जनता। तीसरा राजा। और इसमें चौथा संप्रभुता। ये प्राचीन काल में राज्य के 4 अंग बताए गए थे। प्राचीन काल में नहीं, सॉरी, जो हमारा राज्य, एक राज्य के निर्माण के लिए ये 4 अंग होना बहुत जरूरी है। भूभाग यानी लैंड एरिया, जनता, पॉपुलेशन, राजा, राजा है नेता, और संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता ये होती है कि किसी भी राज्य में एक राज्य वही राज्य कहलाता है जिसमें वह अपने नीति निर्माण और अपने, आप कह सकते हैं कि कोई भी कानून हो या फिर कोई भी विचार हो, वो अपने स्वयं के मन से ले सके, किसी पे दूसरे पे डिपेंड ना हो। ये 4 अंग, लेकिन कौटिल्य ने, जो एक महान अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने ये 4 अंग आधुनिक परिभाषा के अनुसार है,
और कौटिल्य जी ने सप्तांग विचारधारा दी है। एक राज्य होने के लिए 7 अंगों का होना अनिवार्य है। इसमें आते हैं भूभाग, किला, भूभाग, किला, राजा, दंड, दंड कौन देता है? दंड में सेना, कोष और अमात्य। और अंत में आता है इसमें मित्र। ये कौटिल्य जी ने सप्तांग विचारधारा, जिसमें ये 7 अंग बताए गए हैं, भूभाग, किला, राजा, दंड, कोष, अमात्य और मित्र। ये सप्तांग विचारधारा के अनुसार एक राज्य में 7 अंग, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके 7 भाग होते हैं। क्लास की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक राजा के अंडर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों कार्य करती है। मतलब राजा ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर सभी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति के पास होती है तो अधिकतर वह निरंकुश हो जाता है, उस पर किसी का भी अंकुश नहीं रहता, वह अपनी मनमानी, किसी भी तरीके से अपनी मनमानी करने लग जाता है। और इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाती है, उसे शक्तियों का केंद्रीकरण कहा जाता है। राजतंत्र में राजा में शक्तियों का केंद्रीकरण होता था, इसलिए अधिकतर राजा निरंकुश हो जाते थे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक फ्रांसीसी विचारक हुए मोंतेस्क्यू, उन्होंने सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था और ये बताया कि ये तीनों शक्तियां एक जगह ना होकर इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में इन तीनों शक्तियों को अलग अलग किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जिसके अंदर संसद आती है, और संसद जिसमें राज्यसभा और लोकसभा शामिल की जाती है। इनका कार्य होता है कानून बनाने का। ये विधि का निर्माण करने का कार्य करती है विधायिका। इसमें हमारे, आप देखते होंगे, एमपी और एमएलए इसमें शामिल होते हैं। कार्यपालिका 2 तरीके की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आती है, जिसमें आईएएस और आरएएस बनते हैं, जो आप लोग बनना चाहते हैं, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। और अस्थायी में मंत्री परिषद आती है, जिसमें मुख्यमंत्री या उप मंत्री, ये सब व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। अंत में आती है न्यायपालिका। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन आपको अलग अलग बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, लेकिन न्यायपालिका हमारे यहाँ पर दोहरी भूमिका नहीं निभाती, बल्कि यह सिर्फ एकल रहती है। सभी कानून सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही तय किए जाते हैं। हाई कोर्ट का कोई भी मामला होता है, या कोई भी आप ये कह सकते हैं कि कोई भी केस हुआ, तो अगर हाई कोर्ट में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, या हाई कोर्ट में उसका कोई भी केस को नहीं
पूरा किया गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही हाई कोर्ट आते हैं और अन्य न्यायपालिकाएं, अधीनस्थ न्यायपालिकाएं आती है। जैसा कि आपने देखा, भारत में दोहरी विधायिका है, ये केंद्र पर होती है और एक होती है राज्य पर। ये दोनों केंद्र पर है और राज्य में आती है राज्य विधानमंडल। कार्यपालिका भी दोहरी है लेकिन न्यायपालिका को एकल रखा गया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारी शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है। सभी जो भी नीति निर्माण के कार्य होते हैं वो संसद के अंडर किए जाते हैं। अगर संसद के अंडर कोई कार्य किया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण तो तब होता ना जब ये तीनों शक्तियां अलग अलग होती, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हमारे जो ये कार्यपालिका है वो विधायिका के अंडर आती है। जो भी विधायिका में कानून बनेंगे वही कार्यपालिका द्वारा अप्लाई किए जाएंगे। सिर्फ न्यायपालिका को यहाँ पर अलग रखा गया है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था लागू होती है। ब्रिटेन में विधायिका के अंडर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों शामिल होती है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में सिर्फ विधायिका के अंडर कार्यपालिका आती है, लेकिन ब्रिटेन में विधायिका के अंडर कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों शामिल होती है। वहां पर भी संसदीय शासन व्यवस्था लागू करी जा रही है या फिर संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। आगे करते हैं अमेरिका। अमेरिका में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, क्योंकि जो ये तीनों शक्तियां आप ये देख रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का अलग अलग बोल सकते हैं कि तीनों को अलग अलग लेवल पर रखा गया है या फिर इन तीनों के अलग अलग कार्य है। विधायिका कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका का कोई भी व्यक्ति विधायिका में मंत्री नहीं बन सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका में स्पष्ट शक्तिकरण का सिद्धांत लागू होता है। वहाँ का विधायिका व कार्यपालिका पूर्णतः अलग होते हैं और न्यायपालिका भी पूर्णतः अलग होती है। विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। कोई भी विधायिका का, हमारे यहाँ होता है कि विधायिका में कोई भी सदस्य बैठे हैं जो कार्यपालिका में मंत्री बन जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पर विधायिका के कोई भी सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। तो आपने ये राजतंत्र और लोकतंत्र का सफर देखा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र का सफर हमने तय किया है, लोकतंत्र में क्या क्या शामिल होता है और राजतंत्र में किस तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं था और शक्तियां एक ही व्यक्ति में नहीं थी। लोकतंत्र में उनका अलग अलग बंटवारा किया जा चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक संविधान सभा। संविधान, फ्रेंड्स, आप संविधान को लेकर इतना तो जागरूक होंगे ही कि हमें ये तो पता होना ही चाहिए, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना ही चाहिए कि संविधान में एक व्यक्ति के क्या क्या मौलिक अधिकार होते हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं। तो जो संविधान निर्माण हुआ है, तो क्या संविधान शुरू से ही चलता आ रहा है या फिर किसी व्यक्ति ने तो संविधान बनाया ही होगा? संविधान किस तरह से बना? संविधान बनाने के लिए पहले किन किन लोगों की जरूरत पड़ी है? संविधान की मांग सबसे पहले किसने उठाई? किसने आवाज़ उठाई कि भारत का भी अपना एक संविधान होना चाहिए? या फिर आप कह सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। ये सब बातें अब हम आगे पढ़ते हुए देखेंगे। संविधान सभा सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग उठाई थी। ध्यान
संविधान सभा की मांग उठाई थी, संविधान बनाने की नहीं, कि एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले 1895 में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, उस समय अंग्रेजों का राज अपने चरम सीमा पर चल रहा था और कोई भारतीय व्यक्ति उठकर सभी लोगों के सामने ये बोलते हैं कि इंडिया में भी एक अपना संविधान होना चाहिए, एक संविधान सभा बननी चाहिए ताकि वो भारत का संविधान बना सके। सबसे पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। सभी जानते हैं इन्हें, गरम दल के नेता थे। तो भाई गरम दल के नेता होंगे तो गर्मी वाली बातें यही लोग कर सकते हैं, गरम दल के नेता ही। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद में पूरे 27 सालों का गैप देने के बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने ये मांग की कि अगर संविधान है, भारत के लोगों के लिए संविधान बन रहा है, तो क्यों ना वो भारतीयों के द्वारा ही निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांधी जी की ये बात भी सही थी कि अगर भारतीयों के लिए संविधान बन रहा है तो वो भारत के लोगों के लिए ही भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो ये वाली बात महात्मा गांधी जी ने की। उसके बाद में 1928 में नेहरू समिति बनाई गई। उसने संविधान का प्रारूप पेश किया कि किस तरह से संविधान बनेगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। एक चिट्ठा बनाया गया कि प्रारूप में क्या चीज़ें शामिल करी जाएगी, किस किस के हक के लिए क्या क्या शामिल किया जाएगा। ये सब नेहरू समिति ने जो 1928 में बनी थी उसमें शामिल किया गया। 1934 में ये एम.एन. रॉय, इन्होंने संविधान सभा के वर्ण रूप में संविधान सभा की मांग की कि वर्ण रूप में मतलब वर्ण रूप में ये नहीं था कि गोरे और कालों का संविधान अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं। उनका मानना ये था कि जो भारत का संविधान है वो सभी जातियों और सभी भाषाओं के लोगों के अनुसार बनना चाहिए। या जो आपको जैसे पता है कि हमारी बहुत संस्कृति है, बहुत से संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने ये चाहता कि सभी संस्कृति को साथ में रखते हुए उस संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी संस्कृतियों के या सभी जातियों के लोग, सभी वर्णों के लोग उसमें शामिल होने चाहिए। ये वाली बात मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में मांग करी थी। 1935 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग करी थी। ये जो सम्मेलन हुआ करते थे ना, कांग्रेस के सम्मेलन हो रहे थे उस समय पर, ये उसी सम्मेलन की बात करी जा रही है कि उस सम्मेलन में जो कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन हुआ करते थे 1935 वाला, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद लखनऊ का सम्मेलन होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर, ये एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले आधिकारिक तौर पर किसने मांग की थी, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही वयस्क मतदान के द्वारा, वयस्क मतदान जो 18 साल से ऊपर के लोग अपना मत देंगे और संविधान सभा का चुनाव करेंगे, ये वाली बात सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग उठाई थी संविधान सभा की, कि जो संविधान सभा बननी चाहिए वो सार्वभौमिक वयस्क मतदान के द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। ये सब तो रही संविधान सभा की बात कि संविधान सभा में क्या होना चाहिए, किस किस ने उसकी मांग करी थी और कब कब करी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये सब एक टॉपिक समझ में आया होगा। उसके आगे चलते हैं अगस्त प्रस्ताव की। अब संविधान की मांग जब करी जा चुकी है तो मांग को कैसे पूरा किया जाएगा, कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, मुस्लिम कितने होंगे, सिख, ईसाई और
हिंदू, ये सब कितने लोग संविधान सभा में शामिल होंगे और ब्रिटिश भारत से कितने लोग शामिल होंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया था। अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को इसमें स्वीकार किया। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो भाई मांग उठी है तो उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा ही। काफी ये नहीं था कि एक दो लोगों ने मांग करी थी, काफी अच्छे लेवल पर मांग करी जा रही थी कि हाँ संविधान बनना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो उस संविधान सभा को लेकर अंग्रेजों ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में जो 1940 में आया था उसमें स्वीकार किया कि हाँ आप लोग संविधान सभा बना सकते हैं। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने ये क्रिप्स मिशन भारत लेकर आए थे। इनका मानना था कि जो संविधान सभा बनेगी वो ऐसे नहीं कि आप अपनी मनमानी से बना लेंगे, तो उसमें से आप सभी लोगों में से उसका निर्वाचन किया जाना चाहिए, चुने जाने चाहिए वो लोग। तो ये वाली बात क्रिप्स मिशन में शामिल करी गई। और जो संविधान सभा में जो लोग होंगे वो प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया जाएंगे। प्रांतीय विधानमंडलों के भी निम्न सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। कई बार क्वेश्चन में निम्न सदन या उच्च सदन ऐसा करके अलग अलग बता दिया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया गया था। फिर आता है कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। इसमें इसकी सिफारिशें मैं आपको बता देती हूँ। कैबिनेट मिशन में ये सिफारिशें करी गई थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए। इसमें दूसरी सिफारिश यह करी गई कि जो राज्य होंगे उनको अवशिष्ट शक्तियां दी जाएगी। शक्तियां जैसे 3 तरह की शक्तियां हैं, संघीय शक्ति, राज्य शक्ति और अवशिष्ट शक्तियां। संघीय शक्तियां केंद्र लेवल पर दी जाएगी, राज्य शक्तियां राज्यों को और अवशिष्ट शक्तियां भी राज्य को दी जाए। कैबिनेट मिशन में ये सिफारिश रखी गई। और जो अन्य सिफारिशें थी उनमें था कि ये जो अल्पसंख्यक है या निम्न जाति के लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनकी जनसंख्या कम है या आदिवासी टाइप के लोग, इन सब के लिए इन सबको भी संविधान में उच्च दर्जा दिया जाना चाहिए। संविधान में इन सब का ध्यान में रखकर संविधान बनाया जाना चाहिए। ये कैबिनेट मिशन में 7 से 8 सिफारिशें थी। उसमें सबसे पहले समता, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता, ये सब कैबिनेट मिशन में ही शामिल करे गए थे। एक पॉइंट कैबिनेट मिशन का ये था कि जो भारत अपनी पूर्व काल से जो अपनी छवि बनाए रखे हुए हैं, आगे भी वो छवि भारत की वैसी ही छवि बनी रहे, और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य भी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के बाद ही बना था। तो संविधान सभा का निर्वाचन किया गया कैबिनेट मिशन की जो 1946 में आया उसकी सिफारिशों पर। जुलाई अगस्त में 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा का ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये होता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे किसी
व्यक्ति को खड़ा किया गया और बस उसे नामित कर दिया गया कि हाँ ये व्यक्ति संविधान सभा में होंगे। तो सभी की रजामंदी ना ली जाए, सिर्फ उनका नॉमिनेशन कर दिया जाए कि ये व्यक्ति निर्वाचित किए गए हैं, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा गया है। या बोल सकते हैं कि हाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी की रजामंदी से ना होकर सिर्फ नॉमिनेशन डाल दिया गया कि हाँ कि ये व्यक्ति संविधान सभा में भाग ले रहे हैं। निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य थे। ये वाली बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि जो निर्वाचक मंडल था उसके अंदर प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य शामिल हुए थे। निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा लागू करी गई। एकल संक्रमणीय मत मतलब अनुपातिक मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना गया, इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। और एकल संक्रमणीय मत मतलब एक व्यक्ति एक ही इंसान को वोट दे सकता है या मत कर सकता है, इसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हो गई कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। अब आगे चलते हैं कि सिफारिशों के बाद में कुल कितने सदस्य थे, किस किस ने भाग लिया, कौन किस एरिया से कितने व्यक्ति आए। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296, 292 प्रांतों से थे और 4 उच्चायुक्त प्रांत, जिसमें दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो हमारे कर्नाटक वाला एरिया आता है, और बलूचिस्तान, ये 4 उच्चायुक्त प्रांत थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग हमारे कर्नाटक का जो एरिया आता है, कर्नाटक के आसपास वाला एरिया। रियासतें 93 रियासतें थी जो मनोनीत थी। मनोनीत यानी जो ये अंग्रेज शासक थे उनके द्वारा ही यहाँ पर राजा या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, या फिर ये रियासतों में उनकी रियासत चलती थी तो प्रधानमंत्री वगैरह ये सब बनाए जाते थे। ये सब भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाए जाते थे। 389 सदस्य, कुल कितने थे? 389 सदस्य, जिसमें से ब्रिटिश भारत से थे 296 और 93 मनोनीत थे रियासतों से। अभी मैंने आपको बताया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, एक प्रतिनिधि लिया गया था। मुस्लिम और सिखों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अनुपात, यानी अनुपात ये होता है कि जिस रेशो में जनसंख्या होगी उस रेशो में आपके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मुस्लिम अगर ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे, सिख ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे। उनकी जनसंख्या के अनुसार उनके प्रतिनिधि लिए गए थे। मुस्लिमों के लिए जो 78 सीटें आरक्षित करी गई थी और सिखों के लिए 4। ये इसलिए क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मुस्लिम ज़्यादा आ रहे थे और सिख तो मुस्लिमों के कंपैरिजन थोड़े कम थे, तो उन्हें 4 सीटें ही मिली सामान्य के लिए, जिसमें हिंदू, ईसाई, अन्य में आप किसी के भी शामिल कर सकते हैं मुस्लिम और सिखों के अलावा। इसमें 210 सीटें हिंदू, ईसाई व अन्य लोगों को दी गई थी। कांग्रेस के इसमें से जो 389 सदस्य थे उसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग के जो 78 सीटें आवंटित करी गई थी या आरक्षित थी, उसमें से 73 सदस्य मुस्लिम लीग में से निर्वाचित हुए। उसके बाद में मुसलमान और सिखों के लिए इन दोनों पर 3-3 सीटें आरक्षित, जो 4 सीटें
सिखों के लिए आरक्षित करी गई थी उसमें से 3 सीटें सिखों को मिली, और मुसलमानों के लिए जो आरक्षित करी गई थी 78 सीट्स, उसमें से भी 3 सीटें कांग्रेसियों की थी। कांग्रेस कांग्रेस में 208 सदस्य थे और मुस्लिम थी 78। लेकिन जो 78 सीट्स थी उसमें भी, सॉरी, जो 208 सीटें थी उसमें भी मुस्लिम सीटें थी। इनके अलावा 78 सीट्स के अलावा जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस वालों को तो पूरी 208 सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन मुस्लिम लीग के 78 में से सिर्फ 77 सदस्य निर्वाचित हुए, और मुसलमान और सिखों के लिए आरक्षित सीटों पर 3-3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, उन 15 महिलाओं का आपको नाम याद होना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी कि वो 15 महिलाएं कौन कौन थी। काफी बार ये मैंने क्वेश्चन देखा है कि संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी। जो 2 बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में जिनका बहुत अच्छा योगदान रहा था, जिनके बिना हम अपनी स्वतंत्रता इमेजिन भी नहीं कर सकते, महात्मा गांधी जी। उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उनके साथ साथ थे मुस्लिमों के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। कोई भी कारण रहा होगा, सबका अपना अपना व्यू होता है कि वो किस चीज़ में किस चीज़ में अपना पार्टीशन दिखाना चाहते हैं, या फिर उसमें पार्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो उसमें भाग नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि शायद वो नहीं चाहते थे कि संविधान बने, या फिर अगर वो किस तरह का संविधान चाहते थे, जिस तरह का वो लोग चाहते थे उससे वो नाखुश होंगे, इसलिए शायद इन दोनों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले थे। इन दोनों ने संविधान सभा से किसी कारणवश त्यागपत्र दे दिया था। कोई भी मतभेद रहा होगा, या फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि इनके दिमाग में क्या था या क्या नहीं था, इन्होंने किस वजह से संविधान सभा से अपना नाम वापस ले लिया या त्यागपत्र दे दिया। लेकिन इन दोनों ने, एग्जाम में अगर आपको 2 नाम याद करने हो तो जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने त्यागपत्र दिया था। अब रियासतें, राजस्थान की रियासतें कौन कौन थी और वहां से कितनी सीटें मिली थी। आज तो राजस्थान से 10 रियासतें, जिसमें से जयपुर से 3 थी, अजमेर और उदयपुर से 2-2, सॉरी, जोधपुर और उदयपुर से 2-2, और बीकानेर, अलवर और कोटा से 1-1 सीट थी। इस तरह से ये पूरी राजस्थान की 10 रियासतें थी जो संविधान सभा में जिन्होंने भाग लिया था। अच्छा, संविधान सभा के निर्वाचन के बाद में, संविधान सभा का निर्वाचन हो चुका है और उसमें सदस्य भी बन चुके हैं कि कौन कौन किस किस से कितने सदस्य आए हैं। संविधान सभा जैसे ही बनी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और उन्होंने सभा से क्विट कर दिया, या फिर संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उनका संविधान सभा में भाग ना लेने का रीज़न ये भी था कि वो चाहते थे, इतनी सीटें उन्हें नहीं मिली, या फिर जिस तरह का संविधान, या फिर मुसलमानों के लिए वो जिस तरह से अपना फेवर मांगना चाहते थे लोगों से, या फिर संविधान सभा के अन्य सदस्यों से, अगर उनको वो फेवर या फिर उनको वो सभी लॉज वगैरह नहीं दिए गए, तो उन्होंने शायद क्विट कर दिया होगा या फिर उसका बहिष्कार किया है संविधान सभा का। ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण हो चुका है और अब स्टार्टिंग होएगी उनकी सिटिंग। संविधान सभा की 3 सिटिंग हुई थी।
इन तीनों सिटिंग में अध्यक्ष कौन रहे, उपाध्यक्ष कौन रहे, अब हमें आगे वो देखना है। संविधान सभा की बैठकें, 3 सिटिंग हुई थी संविधान सभा की 2-2 दिन के गैप में। सबसे पहली सिटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाने का ये कारण था कि वो उस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। जैसा कि आप देखते होंगे आज भी अपने आसपास कोई भी जैसे 5 लोग बैठते हैं, हाँ, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कहीं भी पटलाई शुरू होती है तो 5 लोगों में से सबसे जो बड़े होते हैं उन्हें मुखिया बना दिया जाता है कि जो भी निर्णय लेंगे ये लेंगे, सबसे बड़े हैं इसलिए इनके तजुर्बा है, हर चीज़ का देखा हुआ है, इस वजह से। तो उसी तरीके से सच्चिदानंद सिन्हा जी को एज के अकॉर्डिंग सबसे बड़े होने की वजह से, वरिष्ठतम सदस्य होने की वजह से उन्हें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष घोषित किया गया। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अच्छा, उन्हें तो अध्यक्ष बनाया गया था और इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, मतलब सभी लोगों में से जितने भी संविधान सभा में लोग थे उन लोगों में से सभी ने वोट देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति जी बनते हैं। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। थोड़े समय के बाद में, या फिर कहे कि तकरीबन 1.5 साल के गैप के बाद में 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णमाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो कौन से सदस्य थे जो संवैधानिक सलाहकार रहते हुए भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो बी.एन. राव ने इन्होंने संविधान का प्रारूप भी पेश किया था, लेकिन फिर भी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सिर्फ इन्होंने प्रारूप पेश किया और एक संवैधानिक सलाहकार थे। अब होती है संविधान की तीसरी बैठक, और इसी तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, और यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की मार्गदर्शिका कहलाया। मार्गदर्शिका मतलब इन्होंने संविधान को आगे का रास्ता दिखाया कि संविधान में किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, या फिर कहें कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिखों, ईसाइयों, सभी के लिए किस तरह से कानून बनेंगे, क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, ये सभी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए। इस वजह से इसे संविधान की मार्गदर्शिका कहा गया। इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया था और इसे संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं: क्रिप्स मिशन, उद्देश्य प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव, और एक कोई भी। तो इन चारों में से कि मार्गदर्शिका किसे कहा गया है, तो मार्गदर्शिका उद्देश्य प्रस्ताव को बताया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था संविधान की थर्ड सिटिंग में। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। सभी लोगों ने एकमत होकर संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था, क्या शामिल नहीं था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब ये उद्देश्य प्रस्ताव आपको डिटेल से बताया जाएगा।
वैसे उद्देश्य प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, ये सब हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट, हिस्ट्री की सारी थ्योरी होने की वजह से हम संविधान में ये सब बातें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब संविधान में या फिर पॉलिटी में नहीं आता। सिर्फ आपको इतना मोटा मोटा जानना जरूरी है कि क्रिप्स मिशन, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया और उसे क्या कहा जाता है, संविधान की मार्गदर्शिका कहा जाता है, बस यही सब आपके लिए जरूरी है। बाकी आप इसे हिस्ट्री में पूरे डिटेल से पढ़िएगा। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा बन गई, संविधान की, सॉरी, सभा की 3 सिटिंग्स भी हो गई। अब उन सिटिंग्स में अलग अलग समितियां बनाई गई कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सी समिति बनाई जाएगी, या फिर कौन व्यक्ति कहाँ का अध्यक्ष चुना जाएगा, किसे कौन सी शक्ति दी जाएगी, ये सब सिटिंग्स में समितियों का गठन करके बताया गया। पहली थी संघीय संविधान समिति, दूसरी है संघीय शक्ति समिति। ये दोनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई। संघ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जो भी संघ की संविधान या शक्ति की दोनों समितियां थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई। प्रांतों के संविधान की समिति और मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय व बाह्य आंशिक क्षेत्र समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई। पांचवी आती है राष्ट्रध्वज के लिए तदर्थ होती है एड हॉक कमेटी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 6 है इंडियन स्टेट कमेटी, वापस से जवाहरलाल नेहरू जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 7वीं है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे या चेयरमैन, और बाकी के गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, N माधवराव जो BL मित्र की जगह आए थे, और T कृष्णमाचारी जो DP खेतान की जगह आए थे। जो T कृष्णमाचारी है इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये T कृष्ण, इसमें या थोड़ी इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इन दोनों में से एक जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, T कृष्णमाचारी थे या फिर DP खेतान, ये थोड़ा देखकर मैं आपको कल थोड़ा इसका क्लियर कर दूंगी। इन दोनों में से एक जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे उस समय। प्रारूप समिति ने ही संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था या तैयार किया था, संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। जो मैंने आपको पहले बताया, एक नाम बताया था एक्सक्यूज मी, एक BN राव करके मैंने एक आपको नाम बताया था, जिन्होंने संविधान का प्रारूप पेश किया था कि संविधान कैसा होना चाहिए। प्रारूप समिति ने उस प्रारूप को अंतिम रूप दिया और इसे संविधान के समक्ष पेश किया कि हमारा संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो कैसा होगा, और उसे संविधान के समक्ष पेश किया गया। यहाँ तक हो गई हमारी 3 सिटिंग्स और समितियां। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे मैं आपको इनकी 3 रीडिंग्स, जो रीडिंग हुई है संविधान सभा की, वो बताऊंगी। और जो हमारी प्रस्तावना है, आगे हम सीरीज में हमारी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि जो आज आपने पढ़ा है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। और जो भी आप ये क्लास देख रहे हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी क्लास डेली आपको 3:15 बजे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से मेरी आप क्लास ले सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन से आप ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन में आपको मेरी क्लास इसके साथ साथ राजस्थान का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।